जी नाज़रीन, मैं अपनी टीम और स्टाफ के बिहाफ़ पे इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, कोई कौम, मुल्क या ख़ानदान, इवन अफ़राद भी हैं, उनका पस मंज़र, उनकी ज़िंदगी का हम मताला करते हैं और उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, उनकी कामयाबियाँ हैं ज़िंदगी में, उन्होंने जो एडवांसमेंट की होती हैं, दूसरे अफ़राद या दूसरी कौमें, दूसरे मुल्क भी उसी तरफ पेशरफ़्त करते हैं, उनकी कॉपी करते हैं और कोशिश करते हैं उसी तरह की वो अचीवमेंट करें, उन्हीं ऑब्जेक्टिव को वो हासिल करें, जो बाकी कौमों और लोगों ने अचीव किए हैं। अमेरिका की जो हिस्ट्री पेश करने का हमने जो सिलसिला शुरू किया है, अमेरिकन इन्फॉर्मेशन या अमेरिकन पस मंज़र, उसकी तारीख़ आपके सामने पेश करने की एक जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, इसका एम्बिशन, इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है कि बाकी कौमें, बाकी ममालिक भी उन चीज़ों को, उन प्रोटोकॉल्स को, उन स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट करें, जिनको अडॉप्ट करते हुए ये जो अमेरिका है वो दुनिया की सुपर पावर बना। अगरचे कई सारे ऐसे अनएथिकल टेक्निक्स भी अडॉप्ट हुई हैं यहाँ पे, जो मैं समझता हूँ कि उन्हें अवॉइड करना चाहिए। उन्हें उस स्ट्रेटजीज़ को, उन तरीक़ेकार को, उन हिकमत अमली को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन पॉज़िटिव मैनर में, अच्छे अंदाज़ में, सही तरीक़ेकार के तहत आगे बढ़ के मुल्क, कौम और ख़ानदानों के मफ़ाद के लिए काम करना चाहिए। हमने आज अमेरिका की 1800 मतलब 1801 से लेके 1850 तक 50 साल तारीख आपके सामने पेश करने का फैसला किया है। इंफॉर्मेशन मेरे सामने है, मेरी टीम ने मुझे यहाँ पे कंपाइल करके दी है। तो उसमें हम जो मेजर इंसिडेंट्स हुए इस 50 साल के दौरान, 19वीं सदी के जो फर्स्ट हाफ सेंचुरी है, वहाँ पे वो आपके सामने हम पेश करेंगे। हम देखते हैं कि 1801 से लेके 1805 तक एक जंग होती है, जिसे ट्रिपोली वार कहते हैं या ट्राइपोली वार कहते हैं। ये ट्रिपोली एक सिटी है लीबिया का, वहाँ पे जंग होती है। वहाँ पे लोकल जो अदर कंट्रीज़ की एक कांग्रीगेशन है, उनकी जो यूनियन है, उनके अगेंस्ट। वो यूनियन कौन से कंट्रीज़ की है? उसमें लीबिया है, मोरक्को है, ट्यूनिस है और बारबरे एक कौम है, वो भी वहाँ पे इन्वॉल्व है। इसीलिए इसको वार ऑफ बारबरे के नाम से भी हम याद करते हैं। यूएस अपनी पूरी फोर्सेस को यहाँ पे डिप्लॉय करता है, वो रिफ्यूज़ करते हैं कि हम वो टैक्सेस और वो एट्रीब्यूशन नहीं देंगे, वो एट्रीब्यूट नहीं देंगे जो ये इम्पोज़ करते हैं। और एक राहदारी की शक्ल में मेडिटेरेनियन ओशन में जो शिप्स मूव करती हैं, वो पे करती हैं, वो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया और एक जंग की सूरत बर्पा हो गई, जो 5 साल तक वहाँ पे रही और अमेरिकन फोर्सेस ने इवेंचुअली वहाँ पे कामयाबी हासिल की। फिर हम देखते हैं कि 1840 में जो फ्रांसिस स्कॉट की है, एक शायर है, अगरचे नया शायर था और वकील था, उसने एक नज़म लिखी, स्टार स्पैंक्स बैनर। स्टार स्पैंक बैनर के नाम से उसने एक नज़म लिखी, जो आगे चलते हुए अमेरिका का नेशनल एंथम बना। एक हादसा हुआ, वो क्योंकि लॉयर था और वो बाल्टीमोर में गया, बाल्टीमोर वाशिंगटन जो 2 जुड़वां शहर हैं यूएस के। सुप्रीम कोर्ट में किसी मुकदमे के सिलसिले में जब पेश हुआ, तो मीनवाइल अमेरिकन फोर्स, सॉरी, जो यूके की फोर्सेस है, ब्रिटिश ट्रुप्स हैं, उन्होंने अटैक कर दिया। जब उन्होंने अटैक कर दिया तो फोर्ट मैकहेनरी पे जब उन्होंने अटैक किया, तो उस दौर में ऐसे लेज़र गाइडेड मिसाइल तो नहीं होते थे कि जो उन्होंने एक पर्टिकुलर टारगेट पे जाके मारने थे। तो वो अमेरिकन फ्लैग्स को उन्होंने जो फोर्ट के टॉप पे, फोर्ट मैकहेनरी पे लगा हुआ था, उसको उन्होंने हिट करना था। वो दाएं-बाएं तो लगते रहे, लेकिन उस फ्लैग को नहीं लगा। फ्लैग अगरचे जल तो गया, लेकिन पूरी तरह से गिरा नहीं। तो उसने ये, क्योंकि फ्लैग को बड़ी वैल्यू देते हैं, बल्कि दुनिया की हर कौम ही अपने झंडे को बड़ी इज़्ज़त और एहतराम देती है। तो अमेरिकन भी इनका बड़ा एहतराम करते थे, उसको बड़ी तकलीफ़ हुई। तकरीबन 25 घंटे की मुसलसल बमबारी के बाद जब सुबह का सूरज तुलू हुआ, जब बारूद के बादल छट गए, तो उसको अपना फटा हुआ झंडा नज़र आया और उसने वहाँ पे स्टार स्पैंगल बैनर के नाम से एक नज़म लिखी।
उसको भी नहीं पता था, ये फ्रांसिस स्कॉट की को भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ये नज़म आगे चल के अमेरिका के कौमी तराने के या नेशनल एंथम की शक्ल अख्तियार कर लेगी। फिर हम देखते हैं कि 1890 में 1819 में स्पेन वो गिव अप करता है फ्लोरिडा को, क्योंकि स्पेन और फ्लोरिडा के दरमियान एक बड़ा समंदर हायल है। तो एक इंतज़ामी नुक्ता नज़र से, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए आसान नहीं था कि फ्लोरिडा के रहने वाले लोगों की सेहत का, एजुकेशन का, कंस्ट्रक्शन का, बाकी चीज़ों का वो ख्याल कर सके। तो इसलिए उन्होंने अमेरिका को सेल कर दिया। अमेरिका ने $5 मिलियन देने का वादा किया, अगरचे वो बाद में वादा वफा नहीं किया, बाकी कई सारे वादों की तरह। तो लेकिन बहरहाल अमेरिका ने फ्लोरिडा पे अपनी जो ऑक्यूपेशन है वो एक्सटेंड कर ली। फिर 1820 में मिजूरी कंप्रोमाइज एक्ट पास होता है। वो ये प्रॉमिस करते हैं कि इस स्टेट के अंदर, मिसूरी में, फर्दर स्लेवरी नहीं होगी, वहाँ पे इक्वालिटी होगी और वहाँ पे फर्दर स्लेवरी मीन गुलामी नहीं होगी। फिर 1823 में एक एक्ट पास होता है जिसे मैनरो डॉक्ट्रिन एक्ट के नाम से किया जाता है। अगरचे और भी कई सारे एक्ट पास होते हैं, लेकिन ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक्ट है और पर्टिकुलर इसके 3 जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट ये है कि वहाँ पे फर्दर कोई कॉलोनी एस्टेब्लिश नहीं होगी। जो अमेरिका के अंदर यूरोपियन कॉलोनी कोई फर्दर एस्टेब्लिश नहीं होगी। जितनी कॉलोनियाँ बन गई हैं इतनी ही कॉलोनी रहेगी। इसके बाद क्योंकि अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट ने अपनी एक सियासी कुव्वत पैदा करनी थी, अपने आप को ही स्ट्रांग करना था, तो इसलिए उन्होंने बैकन पे फ्रेंच का, स्पेनिश का, ब्रिटिश का दरवाज़ा बंद कर दिया कि वो फर्दर अपनी एक्सपेंशन नॉर्थ अमेरिका में नहीं कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट ये था कि जितनी एग्जिस्टिंग कॉलोनीज हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा और उनको एस्टेब्लिश किया जाएगा, उन्हीं में ही एडवांसमेंट की जाएगी। तीसरा उनका पॉइंट था कि यूरोपियन के जो अपने इंटरनल कन्फ्लिक्शन हैं उसमें यूएसए कोई रोल प्ले नहीं करेगा। पॉजिटिव रोल तो प्ले कर सकते हैं, लेकिन उनकी वार में, उनकी फाइटिंग में, उनकी जंगों में यूएसए कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। जो आखिरी पॉइंट था ये था कि वहाँ पे कोई इंटरफेरेंस भी नहीं होगी, कि किसी तरह की फिनेंशियल, इकोनॉमिकल, पर्टिकुलरली जो अस्करी और फौजी और मिलिट्री इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो मैनरो डॉक्ट्रिन एक्ट के ये 4 मेजर पॉइंट थे, इसीलिए ये तारीख ने इसको अपने सीने में महफूज कर लिया, अपने दामन में महफूज कर लिया और आपके सामने मैंने ये पेश किया। आगे बढ़ते हैं। 1831 में एक बगावत होती है जिसे नेट टर्नर रिबिलियन कहते हैं। नेट टर्नर एक ब्लैक था, क्योंकि हम देखते हैं कि एक सदियों तक, साल तक जो वाइट नेशंस हैं और वाइट सुप्रीमेसी की जो आइडियोलॉजी यहाँ पे मौजूद है, वो अफ्रीका से गुलामों को हार्बर करते थे, वहाँ से लेके आते थे, अटलांटिक ओशन को पार करते हुए अमेरिका में डिप्लॉय करते थे। अमेरिका के जो फील्ड्स हैं, पर्टिकुलरली जो साउथ साइड की जितनी भी स्टेट्स हैं, वहाँ पे इन ब्लैक पॉपुलेशन को स्लेवरी के तौर पे सर्विसेज में, एग्रीकल्चर में डिप्लॉय करते थे। वो चाहे जॉर्जिया हो, फ्लोरिडा हो, ओरिगोन हो, ओक्लाहोमा है, फिर कोलोराडो है, फिर न्यू मैक्सिको है, टेक्सास है, कैलिफोर्निया, इन सारी स्टेट्स में जो स्लेव थे, अफ्रीकन ब्लैक गुलाम थे, वो काम करते थे। आज भी अगर हम जाएं यहाँ पे लुजियाना में, इंडियाना में और इलिनॉइस में, हमें सफिशेंटली ब्लैक पॉपुलेशन नज़र आती है और उनके चेहरों से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से हम ये असेस कर सकते हैं कि ये बेचारे सदियों के गुलाम थे। अगरचा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स और अमेरिका में जो आजकल कल्चर है उसकी बुनियाद पे इन्हें काफ़ी सारे हकूक़ मिल गए हैं, लेकिन सदियों की गुलामी ने बहरहाल अपने आसार वहाँ पे छोड़े हुए हैं,
जिस तरह इंडो पाक में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में टाई लगाना, पैंट शर्ट पहनना, अच्छी इंग्लिश बोलना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। ये गुलामी की बेहतरीन मिसाल है। जिस तरह किसी दौर में पेरिस के अंदर अरबी बोलना एक स्टेटस सिंबल समझा जाता था, उस बंदे को बड़ा दाना आदमी समझा जाता था। जो पेरिस में, फ्रैंकफर्ट में, जो और यूरोपियन कंट्रीज में अरबी बोलता था, क्योंकि अरब को और तुर्कों को फौजी और सियासी तसल्लुत था। इस वजह से इन लोगों को, इन कौमों को इस ज़बान को एक फजीलत हासिल थी पूरी दुनिया में। जिस तरह आज इंग्लिश को और भी लैंग्वेजेस हैं, वो चाहे फ्रेंच हो, इटालियन हो, इनको भी लोग लर्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका उस तरह की वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उस तरह की वैल्यू नहीं है कि जिस तरह की इंग्लिश को एज इंटरनेशनल लैंग्वेज एक्सेप्ट किया गया है। फिर हम देखते हैं कि 1831 में नेट टर्नर रिबेलियन होती है। ये क्योंकि एक ब्लैक मैन था वर्जीनिया का, इसने जो कालों को, ब्लैक, काला किसी को कहना ये किसी की डिस्ग्रेस नहीं है, लेकिन ये क्योंकि उनके हकूक़ के लिए इसने आवाज़ उठाई, जिसने जंग की शक्ल अख्तियार की। और जब जंग हुई तो अप्रोक्सीमेटली जो 55 लोग थे वाइट पीपल वो मारे गए, और 120 जो ब्लैक पीपल थे वो मारे गए। और इस जंग ने बहरहाल ये एक निशान छोड़ दिया कि अब शायद मज़ीद इस मुल्क, इस धरती के लिए जो ब्लैक अफ्रीकन लोग हैं उन्हें गुलाम रखना मुमकिन नहीं है। और इसी तरीके ने आगे जाके सिविल वार की शक्ल अख्तियार की। फिर हम देखते हैं कि 1832 में एक साल के बाद ही एक और जंग अमेरिका में बर्पा होती है। उसके हम ब्लैक हॉक वार के नाम से याद करते हैं। ब्लैक हॉक भी एक लोकल ट्राइब का चीफ था मिसिसिपी रिवर के पास। इसने अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय किया इलिनॉइस में। 65 ईयर इसकी एज थी। एक तरफ तकरीबन 1000 लोग थे, उसमें 500 जंगजू थे, बाकी खातीन और बच्चे थे। और दूसरी तरफ यूएसए की 7000 की फोर्सेस थी, 7000 सोल्जर थे, जिन्होंने इवेंचुअली आपस में उनकी फाइट हुई। और जब फाइट हुई तो तकरीबन 500 लोग मारे गए जो लोकल थे, और 70 के करीब अमेरिकन सोल्जर वहाँ पे कत्ल हुए, वहाँ पे मरे। लेकिन ये इस बगावत ने भी दूसरा ये पैगाम दिया कि अब शायद अमेरिका के अंदर जो ब्लैक पीपल्स हैं उनको मज़ीद ग़ुलाम रखना मुमकिन नहीं है। और इसी तरीके ने आगे जाके एक आज़ादी की तहरीक की शक्ल अख्तियार की। 1861 to 65 इब्राहम लिंकन की क़यादत में फिर सिविल वार जब बर्पा हुई तो इवेंचुअली स्लेवरी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया अमेरिका के अंदर। अगरचा इससे पहले इस्लाम तो खैर इस चीज़ का कायल ही नहीं है। हम तो लोगों की बराबरी की सतह पे लोगों को देखते हैं कि वजअलनाकुम शऊबन व क़बाइल लिताअराफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि यत्क़ाकुम। इससे पहले अल्लाह पाक ने हमें बता दिया कि इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, कि हमने इंसान को एक औरत और एक मर्द से तख्लीक किया। और जो कबाइल हैं वो तारफ़ की हद तक तो ठीक हैं, लेकिन अल्लाह के करीब अगर किसी को फजीलत है तो वो उसका तक़वा है। गोया ये एक 50 साल की तारीख़ आपके सामने पेश करने की कोशिश की। और जो अमेरिका को क्योंकि हम इसलिए स्टडी करते हैं कि हम इसकी जो अचीवमेंट्स हैं, जो अच्छी बातें हैं, वहाँ पे हम कुछ सबक हासिल करें। अदरवाइज़ कतन किसी भी सतह पे हम किसी से इतनी जल्दी मरूब नहीं होना चाहिए। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।